नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। हम लगातार इजराइल ईरान जंग का हवाला पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री की, साथ ही बात करेंगे बिहार में चुनाव पॉलिटिक्स की, एडीए और महागठबंधन की क्या है चुनावी तैयारी, हम आपको बताएंगे। और चलते चलते बात होगी बरसात शुरू होते ही यूपी की सड़कों की खुल रही गुणवत्ता की पोल। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहले अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष थम नहीं रहा है और अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे ग्लोबल हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच इन अटकलों के सच साबित होने का भी खतरा मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यह हम रिपोर्ट देखिए। अपने दूसरे कार्यकाल में शांतिवाहक बनकर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट की एक और जंग में झोंक दिया है। हालांकि फिलहाल अमेरिका नियंत्रित तरीके से इस जंग में शामिल हुआ है और ट्रंप ने ईरान से शांति बनाने की अपील भी की, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई का सीधा ऐलान कर दिया है। अब अमेरिका को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2 सप्ताह की चेतावनी, 2 दिन में हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, जिससे राष्ट्रपति के लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया था। ट्रंप ने ईरान को 2 सप्ताह की डेडलाइन दी थी, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गई। सवाल यह है कि क्या 2 हफ्ते की बातचीत महज एक दिखावा थी? क्या ये ईरान को सुरक्षा का झूठा दिलासा देने की कोशिश थी, या फिर ट्रंप की ओर से नियुक्त शांतिदूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में चल रही बातचीत फेल हो गई? ट्रंप का चुनौतियों से होगा सामना। ईरान पर अमेरिका हमले की संभावना ने न सिर्फ डेमोक्रेट्स की ओर से बल्कि ट्रंप के अपने अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट के भीतर से भी तीखी आलोचना को जन्म दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से अपने 3 करीबी सलाहकारों के साथ राष्ट्रीय संबोधन देने का असामान्य फैसला संभवतः उनकी पार्टी के भीतर एकता दिखाने की कोशिश थी, ताकि वो विरोधियों के निशाने पर आने से बच सके। अगर ये हमला एक बार की घटना है तो ट्रंप अपने समर्थकों के बीच मतभेदों को दूर करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अमेरिका को एक बड़े संघर्ष में घसीटता है तो राष्ट्रपति के अपने समर्थकों के साथ विद्रोह हो सकता है। हमला उस राष्ट्रपति के लिए एक आक्रामक कदम था जिन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कोई नया युद्ध शुरू न करने का दावा किया था और जो पिछले साल चुनावी कैंपेन के दौरान देश को विदेशी संघर्षों में घसीटने वाले अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के खिलाफ लगातार बोलते थे। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने अपनी चाल चल दी है। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं है। दावा, न किसी की जान गई, न रेडिएशन लीक का खतरा। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री खतरनाक साबित हो सकती है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फान है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे के बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह कर दी गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। अमेरिका की ओर से 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया गया है। ईरान बोला, खतरनाक जंग की शुरुआत। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। यह हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इजराइल जैसे आक्रामक देश का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान ने साफ कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका को एक गैर जिम्मेदार देश बताया जो किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फॉर्स के मुताबिक इस जवाबी हमले में ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया।
ईरानी सेना ने कहा कि इस हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनसे बेहद ताकतवर विस्फोटक लगे थे। सेना ने दावा किया कि उन्होंने हवाई अड्डे, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, हथियारों का केंद्र और सेना के कमांड ठिकानों का निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल के 14 ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें हाइफा और तेल अवीव के अन्य अहम सैन्य और तकनीकी केंद्र शामिल हैं। इससे अब तक की सबसे सफल जवाबी कार्रवाई बताया गया। हाइफा के सेंट्रल इलाके में स्थित सेल टावर को लंबी दूरी की कद्र F मिसाइल से निशाना बनाया गया। यहाँ पर इजराइल की AI-21 लैब्स और अन्य मिलिट्री सॉफ्टवेयर कंपनियां थी। इसके अलावा हैदरा पावर प्लांट, हैफा की तेल रिफाइनरी, ओवर द एयरबेस, इजराइल का साइबर कमांड, क्यादत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। ब्रिटेन का ईरान पर अमेरिकी हमले को समर्थन। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वो बातचीत के जरिए इस संकट को खत्म करने में मदद करें। स्टारमर ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर रात में जो हमले किए वो इसी खतरे को कम करने के लिए किए गए हैं। स्टारमर के मुताबिक फिलहाल मध्य पूर्व की स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है और वहाँ की स्थिरता बनाए रखना पूरी दुनिया की एक जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं ऐसी खबरें मिली हैं कि इजराइल बीते कई दिनों से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहा था, खासतौर पर अमेरिकी बंकर बस्टर बम, जिसके जरिए ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा सके। आखिरकार जंग के 10वें दिन अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गया। इजराइल आ रहे 1800 लोगों को एंट्री नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक मिसाइल हमले के बीच साइप्रस में फंसे हुए 1800 इजरायली नागरिकों को वापस ला रहा एक क्रूज जहाज इजरायली पोर्ट में एंट्री नहीं कर पाया। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने निर्देश दिया कि सुरक्षा कारणों से अशदोद पोर्ट को फिलहाल बंद रखा जाए। कंपनी ने यात्रियों को बताया कि जहाज पोर्ट के पास ही रुका है। जिन यात्रियों को साइप्रस रवाना होना था उन्हें भी जानकारी दी गई। बता दें कि इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान पहले से ही होर्मुज जल डम रुमध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस कदम को आसान नहीं बता रहे थे, लेकिन अब इजराइल के साथ ही अमेरिका के हमले के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है। बता दें कि एक प्रमुख समुद्री तेल मार्ग है जिस पर ईरान का नियंत्रण है और यही एकमात्र वो रास्ता भी है जिससे होकर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते के जरिए ही दुनिया का 26% कच्चे तेल में व्यापार होता है और अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के माध्यम से भारत पर भी साफ देखने को मिल सकता है। जैसा कि बताया कि होर्मुज जल डम रुमध्य वैश्विक क्रूड ऑयल बिजनेस के एक बड़े हिस्से के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम है, जो इस दुनिया में रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक बनाता है। इस रूट में किसी भी तरह की बाधा विश्व तेल बाजारों में खलबली मचाने वाली साबित हो सकती है और क्रूड ऑयल प्राइस में जोरदार इजाफा हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। सिवान में मोदी की रैली ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव अब दूर नहीं है। बिहार में मतदाता जाति के आधार पर वोट करते हैं। सूबे में जाति आधारित सामाजिक न्याय की राजनीति भी स्वार्थ से प्रेरित लगती है, जिससे ग्रामीण समाज और निचले वर्गों के बीच रणनीतिक गठबंधन बने हुए हैं। ये अहम रिपोर्ट दी। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। सिवान में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली आयोजित की गई। राज्य में वोटिंग का निर्णय अक्सर जाति के आधार पर होता है। यहाँ पर बात का फैसला जाति ही करती है। वहीं बिहार की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक चुनावी चर्चा जोरों पर है। मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें तो एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन और दूसरी तरफ है विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। बिहार में सामाजिक आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से ओबीसी और एससी रैंकों के भीतर विशिष्ट जातियों और परिवारों तक ही सीमित रही है। राज्य से बाहर प्रवास का मतलब है कि अधिकांश परिवार में एक या अधिक सदस्य हैं जो कहीं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं, जिससे रिश्तेदारी के बंधन मजबूत हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ रही है। लेकिन परिवारवाद अभी भी जारी है। किसी भी गठबंधन के पास जीत का फॉर्मूला नहीं। आपको बता दें, जो भी गठबंधन जीते, बिहार के मतदाताओं को इस चुनावी में लाभ होने की संभावना है। नौकरियों और सीटों के मामले में लाभ सबसे बढ़कर मायने रख सकते हैं, लेकिन जाति आधारित आरक्षण के भविष्य के लिए मध्यम से दीर्घकालिक निर्हितियों को भी छूट नहीं दी जा सकती है। किसी भी गठबंधन के पास अभी तक कोई जीतने का फॉर्मूला नहीं है।
दोनों को बदलाव के लिए बेचैन मतदाताओं के बदलते मिजाज से जूझना होगा। राजनीतिक दलों में क्रेडिट को लेकर लड़ाई। बिहार में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की और ये बढ़ी हुई पेंशन जुलाई से मिलेगी। इस पर राजनीतिक दलों में क्रेडिट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें विपक्ष ने कहा है कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया गया। चिराग की नीतीश के विकल्प के रूप में स्थापित करने की चाह। आपको बता दें कि चिराग पासवान को उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और कुछ समर्थक उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बिहार में चिराग के लिए मुख्यमंत्री पद बहुत दूर की कौड़ी है। एनडीए में कोई नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। बीजेपी खुद नहीं चाहेंगी कि चिराग बिहार की कमान संभाले। फिर भी बिहार में चिराग के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू कैसे हो गई, ये कोई नहीं समझ रहा है। यह भी एक किस्म की राजनीति ही है। यह विशेष रूप से तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति को लेकर अटकलें तेज हुई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के बाद एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, खासकर अगर एनडीए के नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है। बहरहाल चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जाहिर है कि चुनाव लड़ने के बाद से ही चिराग पासवान के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल चिराग की रणनीति बिहार की बदलती राजनीतिक सीन और एनडीए गठबंधन की आंतरिक राजनीति को लेकर है। बीजेपी का गैर यादव, ओबीसी और दलितों पर फोकस। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी संभालने जा रहे हैं। अपने चुनावी सभाओं के जरिए पीएम एनडीए गठबंधन में मौजूद एकजुटता की बात जनता तक पहुंचाएंगे। पीएम विधानसभा चुनाव तक हर महीने कम से कम एक बार दौरा जरूर करेंगे। पीएम हर महीने एक से अधिक बार भी जा सकते हैं। वहीं चुनाव की घोषणा तक होने वाले दौरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी ने राज्य में जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के निशाने पर आरजेडी से प्रभावित जातियों को अपनी तरफ मोड़ना है। साथ ही हर जाति में भाजपा की बैठ ज्यादा से ज्यादा बैठाना भी है। इसी रणनीति पर चलते बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह बिहार चुनाव में भी गैर यादव, ओबीसी और दलितों को संगठित करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। हाल के दिनों में गौर करें तो बीजेपी के विभिन्न मौके पर जातीय जमावड़ा को अंजाम दिया। मुकाबले को लेकर महागठबंधन ने बदली रणनीति। वहीं तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को पिछले कई महीनों से बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही थी, मगर जब इन मुद्दों पर माहौल बनता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी राजनीति में बदलाव किया। तेजस्वी अब उसी राजनीति को अपना रहे हैं जिस रणनीति के तहत एनडीए बिहार में चुनाव जीतती आ रही है। तेजस्वी यादव अब विकास और बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ चुके हैं। अब तो एनडीए पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं। जिस लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज से तुलना किया जाता है, तब तेजस्वी भी उसी मुद्दे को एनडीए के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में अपराध की घटनाओं को उठाकर अब एनडीए को जंगल राज से जोड़ रहे हैं। तेजस्वी ग्राउंड पर तो एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए भी बिहार चुनाव का माहौल अपनी ओर मोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही 2025 के चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। हाल ही में पटना में हुई आरजेडी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे तेजस्वी के नेतृत्व में जनता के बीच जाएं और नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर करें। हालांकि महागठबंधन के सहयोगी दल खासकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर खुला समर्थन नहीं जताया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। मानसून की धमक से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, वहीं भ्रष्टाचार के चलते यूपी की सड़कों की खुल रही पोल और हादसों ने लोगों का चैन छीनने का काम किया है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। बरसात शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता की पोल खुल रही है। हाल ही में लखनऊ के विकास नगर में एक सड़क सीवर लाइन डालने के बाद धंस गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बारिश में यूपी की सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की आरोप। सड़कों की खराब गुणवत्ता के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। क्या जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे? सड़कों की खराब स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। कि गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा लोनी के गांव को जोड़ने के लिए जर्जर सड़क फारूक नगर से सिरौरा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण पिछले लगभग 7 वर्षों से मांग कर रहे थे, जिसके लिए लोनी से गाजियाबाद लखनऊ तक जगह जगह अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों की मेहनत में परिणाम स्वरूप लखनऊ से सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृति मिली। स्वीकृति के बाद गाजियाबाद से ठेकेदार के माध्यम से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। लेकिन निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के सिपहसालारों ने निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विभाग को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में वो कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए और किसी तरह भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन ग्रामीणों को जो संदेह था वही हुआ। सड़क बनने के महज 15 दिन बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखकर लोग दंग रह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग की गई, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद विभाग का जूनियर इंजीनियर शिकायतकर्ताओं पर सामाजिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं विभाग से भी दबाव बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य शिकायत मत करो और सड़क कार्य पूरा हो जाने दो। करते करते 10 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। जनरल साहब के पास कितनी बार गए भाई? 5 साल 10 बार गए। कितने आदमी लेकर अनगिनत गए। और यहाँ अब इनसे अतुल जी से कितने अतुल गर्ग जी के पास, माननीय सांसद जी के पास 10 बार गए हम। जब जाके कैसे कैसे हमें मिली, कैसे कैसे हुई है। और अब जो हमारे साथ में हो रहा है, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ पे भी गए थे। दरअसल उनको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो वो मिले नहीं, तो फोन पे उनसे बात हुई है। उन्होंने खुद आश्वासित किया है कि भाई मैं खुद आऊंगा साइड पे और खुद विजिट करूंगा, आप बेचिंतित रहे, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा बिल्कुल मिलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या रवैया रहा? उनका वही गोलमोल बात कर रहे हैं, कोई संतुष्ट उनका जवाब नहीं आ रहा है। खुद एक्शन साहब यहाँ अपनी गलती मान के गए हैं, जिनका हमारे पास वीडियो के साथ पूरा प्रूफ है कि हाँ हमसे गलती है। पुराने टाइम में इतना पलायन हुआ गाँव से इन सड़कों की कमी की वजह से ही। अब क्या है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपने गांव में ही रहूँ और मैं और लोगों को भी उत्साहित करता हूँ कि गांव में ही रहे। अब जो ये जो रोडों की क्वालिटी है, सुबह हजारों लोग हमारे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए निकलते हैं, जो किसान अपने छोटे मोटे काम के लिए शहर तक निकलते हैं। हजारों लोग निकलते हैं। इस पे फारूकनगर से शुरू हो जाए तो महमूदपुर, रिश्तड़, बोबखेड़ी, धारीपुर, सीती और फिर गढ़ी, नवादा, फुलेरा, ये सब और पूरा बागपत भी इसी से कनेक्टेड है। और
हरदोई में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के चलते हादसा। वहीं हरदोई में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों में पानी भरने से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा घटना की बात करें तो हरदोई में 3 बच्चों के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी खनन के बाद ये हादसा हुआ और दरअसल यहाँ सुरक्षा संबंधी उपाय नहीं किए गए। कैसे क्या हुई घटना? ये आप ये गोराटोंडा में बच्चे डूबे, पता नहीं कैसे चले गए। यहाँ क्या रिश्ता था आपका? यहाँ ससुराल गए। अच्छा, ससुराल में आए थे। लड़के का नाम? कितनी एज थी? नरेंद्र बीसीबी से खेत में गड्ढा खुदे रहा है। वो हमारे बच्चा पता नहीं कैसे पहुंच गए, 3 बच्चा, और वो डूब गया। अच्छा, कौन सा बाग था वहाँ पे? उदेरा जी। ये बच्चे गायब हो गए, घर से ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। पूरा गाँव छान मारा, ढूंढ रहे थे इधर उधर, कहीं पता नहीं चला। और वो बाग के पास में ताल खुदा है कुनकुन जी, गड्ढा बहुत गहरा है उसमें, बारिश की वजह से उसमें दलदल हो गया। पता नहीं कैसे बच्चे उधर पहुँच गए या कुछ, अभी कुछ पता नहीं चला है कैसे क्या हुआ है। कौन सा बाग था वहाँ पे? आम का बाग था। किनका बाग था? श्री गौरी का था, कुनकुन का। ये हमारे सदर तहसील के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा ग्राम की घटना है। 3 बच्चे गाँव घर से खेलने के लिए निकले और एक तालाबनुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल CSC टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर स्त्री निरीक्षण किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। उसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था, और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वह साबित हुई, उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। 5 साल के लिए रख रखाव का काम ठेकेदारों के जिम्मे पर। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें जब पूरी हो जाती हैं, तो इसके बाद भी इनके रख रखाव का काम इन्हें बनाने वाले ठेकेदारों को 5 साल के लिए सौंप दिया जाता है। इसके लिए ई-मार्ग नाम का पोर्टल भी बनाया गया है, जो कि सड़क के रख रखाव की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। ठेकेदार इसी पोर्टल पर सड़कों के रख रखाव में आने वाले खर्चों के बिल बनाते हैं और सरकार से भुगतान हासिल भी करते हैं। हालांकि एक पेंच ये है कि सरकार की तरफ से ठेकेदारों को भुगतान किसी सरकारी फील्ड इंजीनियर की रूटीन जांच के बाद ही होता है, और इन फील्ड इंजीनियरों की जिम्मेदारी कुछ समय में सड़कों को परखने की होती है। साथ ही ये इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सड़क के सही रखरखाव की भी जानकारी रखते हैं और इससे जुड़ी तस्वीरें जियो टैग के साथ ली जाती हैं, और इसके बाद 12 मानकों के आधार पर सड़क की पूरी समीक्षा सरकार को भेज दी जाती है। बाद में राज्य सरकारी इंजीनियर की समीक्षा के आधार पर ही ठेकेदारों को भुगतान करती है। वही मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही सड़कों पर पानी भरने से लेकर इनके टूटने और वाहनों के चलने लायक न होने की शिकायतें आना आम हो गई हैं। सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र ने अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सभी सड़कों की सूचना बोर्ड पर QR कोड लगाए जाएंगे और इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश भी जारी किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।